ये चैप्टर ऐसा है कि यहाँ पे अभी ऐसे ऐसे स्टूडेंट भी एडेड हैं जो ये चैप्टर 2-3 बार पढ़ चुके हैं, फिर भी कहते हैं कि सर भूल जाते हैं सर, समझ में नहीं आ पाता है। खैर कोई बात नहीं, मेहनत करना है, दिमाग लगाना है। सीबीएसई बोर्ड वाले सारे स्टूडेंट, अब मुझे आप लोग का होमवर्क, फीडबैक, ये सारी चीज़ें मैं चेक करूंगा। एक स्टूडेंट नहीं ज्वाइन किया यार, हद है यार ये। रुको 1 मिनट, क्लास लगाता हूँ। एक मिनट रुक जाओ। लिखिए, देयर आर 3 मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। देयर आर देयर आर 3 मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। हेलो, हाँ क्लास ज्वाइन करो ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आज। ठीक है, ठीक कर लेना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट। चलिए लिखिए, मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। लिखिए, देयर आर 3 मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। और इस चैप्टर का मैं होमवर्क में आप लोग का चेक करूंगा। सीबीएसई बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं, सारा होमवर्क आप लोग का मैं चेक करूंगा। देखिए, पहला है वैल्यू एडेड मेथड, दूसरा है इनकम मेथड, तीसरा है एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, नेशनल को जैसे अभी अब तक हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछना है, पहले आप लोग को टेस्ट लूं कि पिछले चैप्टर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। कौन है? रिशु, माइक ऑन करो अपना। यस। नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में से सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है? माइक ऑन करो रिशु, ऑफ हो गया माइक। रियल जीडी। ओके, क्यों? सही आंसर है, रियल जीडीपी ज्यादा बेस्ट है। क्यों, क्यों का आंसर दे सकते हो? यस सर। बताइए। सर क्योंकि रियल जीडीपी में सर सीधा हाँ सर हाँ, टोटल इनटू कर दिया यार। बेवकूफ नहीं है, इंटू इंटू तो दोनों में किया जाता है। रियल जीडीपी में क्या होता है, मार्केट प्राइसेस के हिसाब से जीडीपी का वैल्यूएशन नहीं होता है, रादर कितना आउटपुट, कितना प्रोडक्शन तुमने टोटल किया है, उस हिसाब से जीडीपी को कैलकुलेट किया जाता है। यही था ना। लेकिन जो नॉमिनल जीडीपी था वो तो मार्केट प्राइस के हिसाब से ना, जो भी जिस साल की मार्केट प्राइसेस रहेंगी उस हिसाब से ना। रियल जीडीपी में क्या क्या आता है, जो प्राइसेज है उनको फिक्स कर दिया जाता है, ठीक है, उसको कभी चेंज नहीं करते हैं। तो जीडीपी कब बढ़ेगा? जब आउटपुट बढ़ेगा, ऐसे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में यही सब क्वेश्चन आएगा तुम लोग को, समझ लीजिए कैसा, यस। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। राहुल, क्वेश्चन इसका बनना चाहिए, बुक ले लियो कि नहीं ले लियो राहुल तुम? अभी तक बुक लिए कि नहीं लिए, टीआर जेन की हो रही? ले लिए हैं। हाँ तो बाबू, आज चैप्टर 4 मुझे उसका आंसर होमवर्क दूंगा और वो क्वेश्चन मुझे मिल जाना चाहिए, ठीक है? यस सर, यस सर, मिल जाएगा, क्वेश्चन दीजिए ठीक, तो। बस बस आ ही रहा है, बस तैयार है, यहाँ से भेज रहे हैं। चलो, हेडिंग डालो, वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग आप लोग पढ़े थे इससे पहले, सिद्धांत? प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग पढ़े हैं? कहीं पढ़ा, कहीं पढ़े हम लोग? रितेश, अंशु, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग हम लोगों ने पढ़ा है इससे पहले नो कहीं सर। पे? नहीं पढ़ा है? सिद्धांत? याद नहीं आ रहा। अच्छा, रितेश कुछ याद आ रहा है डबल काउंटिंग? यस सर। इससे पहले पढ़े हम लोग डबल काउंटिंग का कुछ प्रॉब्लम, सर इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स के वैल्यू जब ऐड हो जाता था, यस पढ़े सर, हैं इससे पढ़े पहले? थे पढ़े थे। यस सर। जैसे मैंने बताया था कि एमआरएफ टायर बनाती है और वही टायर हीरो होंडा अपने गाड़ी में लगाए, और एमआरएफ भी बोले कि मेरा भी टायर का वैल्यू ऐड कर दो, और जो गाड़ी भी करी है टू व्हीलर, उसकी भी वैल्यू में टायर की वैल्यू एडेड है। तो एक ही आइटम 2 बार ऐड हो जा रही थी, नहीं हो जा रही थी जीडीपी में? अब याद आया अंशु, सिद्धांत? सर डबल तो मैंने काउंटिंग बताया सर था अभी ना भी कि, याद नहीं यस है। सर। अच्छा, डबल काउंटिंग यही था
कि इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को जब हम 2 बार जोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स एक बार फाइनल गुड्स बन जाता है, इसीलिए जब फाइनल गुड्स निकालते हैं तो मैंने समझाया था ना कि जब फाइनल गुड्स बन गया तो इंटरमीडिएट गुड्स तो ऑटोमेटिकली उसमें एडेड है, इसलिए इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को जीडीपी के कैलकुलेशन में यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। खैर जी सर। आने वाला है, वो आने वाला है अभी, इसीलिए मैं सोचा कि पूछ लूं। एक मिनट रुकने दो, लिखिए वैल्यू एडेड is the difference between value of output, खुला हुआ value of output and value of intermediaries, ठीक है। वैल्यू ऑफ आउटपुट और वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट के डिफरेंस को वैल्यू एडेड कहते हैं, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन, सॉरी। अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है मुझसे पूछना नहीं, मैं नहीं बताने वाला हूँ, चैप्टर 1 में पढ़ चुके हुए हैं हम लोग, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड्स को जो सब कंज्यूम करते हैं वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है, ये मैं बताऊंगा नहीं आप लोग को, ठीक है। सर बता तो दिए। हाँ बस जोक था, बोलना नहीं था। सर जोक मारते हैं सर, रिसु समझ ही नहीं पाया, रिसु शॉक्ड, सर रॉक्ड। चलो, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट और वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन के डिफरेंस को ही वैल्यू एडेड कहा जाता है। अब इसमें आ गया वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है, तो लिखो वैल्यू ऑफ, रिद्धि ये सपना, ये चैप्टर अगर सपने में आता होगा कभी तो नींद तुम्हारा खुल जाता होगा, घबराहट पानी पानी। लिखिए वैल्यू ऑफ आउटपुट refers to value refers to market value of goods produced by a firm during an accounting year। एक साल में कोई भी कंपनी आउटपुट टोटल कितना गुड्स को बनाती है, जनरेट करती है, वही कहलाता है वैल्यू ऑफ आउटपुट। लिखो इफ द फर्म सेल्स its entire output and no stock is remaining, then value of output is equal to sales। इसको वीवीआई कर लेना। अगर कोई कंपनी जितना सामान उत्पादन की, जितना टोटल बेच दी, कुछ भी बच नहीं रहा है, तो जितना बेचा वही उसका टोटल आउटपुट हो जाएगा। क्योंकि मान के चलो कि अगर अगर मैं, मेरा होटल है, मैं रोटी बनाता हूँ, ठीक है, अगर मैंने 50 रोटी बनाया, ठीक है, उसमें से 5 बच गया, तो मेरा सेल्स कितना होगा, 45 रोटी मैंने बेचा है। तो हम लोग क्या किए, टोटल आउटपुट माइनस जो सामान बच चुका हुआ है उसको माइनस कर घटा दिया, और अगर मैं 50 रोटी बनाऊं, 50 से 50 में बेच दूं, तो मेरा सेल्स कितना हो जाएगा, जो 50, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर कोई कंपनी है, फर्म है, जितना सामान टोटल आउटपुट बनाई, टोटल जितना प्रोड्यूस किया उसने, अगर वो सारा का सारा उसका बिक जाता है, तो आउटपुट ही सेल्स की वैल्यू बन जाएगी। लेकिन इफ लेकिन इफ देयर इज सम अनसोल्ड स्टॉक, अगर कुछ ऐसा स्टॉक है, कुछ सामान है जो नहीं बिक पाता है, ठीक है, देन उस केस में वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू, यहां से अब शुरू हो चुका हुआ है, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस, अब यहाँ पे मुझे साइन देना पड़ेगा,
डेल्टा स्टॉक, सेल्स प्लस डेल्टा स्टॉक। ये लिख लो, सेल्स प्लस डेल्टा स्टॉक। ये लिखो, डेल्टा स्टॉक का मतलब होता है डेल्टा स्टॉक इज इक्वल टू होता है वैल्यू ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। स्टॉक का वैल्यू क्या होता है? डेल्टा स्टॉक मतलब क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। जिज्ञासा तो खुश हो गई होगी क्या जिज्ञासा? भाई चलो ये जान माइनस छुटा। में आएगा। नहीं माइनस में नहीं आएगा, जरूरत नहीं है माइनस में। माइनस में भी आ सकता है, प्लस में भी आ सकता है, जैसी वैल्यू दी रहेगी क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल वैल्यू दिया रहेगा। जिज्ञासा तो सोच रही है कि खुशी की बात है, चलो भाई जान छुटा, क्या क्या आ रहा है, डेल्टा फिल्टा, क्वेश्चन ही नहीं आएगा, क्या दिमाग लगाएंगे। अब अभी नहीं पढ़ना है, लेकिन कुछ भी अगर आगे कोई परीक्षाएं दोगी ना, हर परीक्षा में आएंगे ये, इसीलिए समझ लेना। तो डेल्टा का मतलब क्या होता है? जैसे मान के चलो कि 31 मार्च मेरा किराना का दुकान था, 31 मार्च के दिन तक मैंने बिजनेस किया। उस दिन तक मेरे बिजनेस में मान के चलो कि मेरे पास 50 टॉफी थी। 50 टॉफी रात के 12 बजते बजते तक मेरे पास 10 टॉफियां बची रह गई मेरी। ठीक है, तो 31 मार्च बाद 1 अप्रैल चालू हो जाएगा, और आप लोग को पता है कि 31 मार्च से, सॉरी 1 अप्रैल से 31 मार्च यही अकाउंटिंग ईयर चलता है ना। तो इसका मतलब कि 1 अप्रैल से नया साल चालू हो जाएगा। तो एक बात बताओ, जो 10 टॉफी मेरी बची रह गई थी, मैं अगले साल जब स्टार्ट करूंगा तो मैं नया टॉफी तो खरीद के लाऊंगा ही लाऊंगा, जो पुराना बच गया उसको भी इसमें मिला दूंगा कि नहीं मिला दूंगा? वो इस साल के स्टॉक में ऐड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? लोग यही करते हैं ना। यस सर, हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर कोई समोसा दुकान है, समोसा आज बनाया, कुछ बिक गया, तो अगले दिन उसको अगले दिन के स्टॉक में मिला के बेच देगा वो। फिर उसी तरीके से उस साल भी अगर कुछ सामान बच जाएगा, ठीक है, तो देखो एक साल का जो क्लोजिंग स्टॉक होता है, जैसे आज का कोई मान के चलो कि ठेले पे कोई समोसा बेच रहा है, तो उसका जो भी क्लोजिंग स्टॉक होगा, जो समोसा उसका बिक गया, नहीं बचा, जो सॉरी नहीं बिका, वो आज का क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। लेकिन कल का वो क्या बन जाएगा? फिर ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? ठीक है, यस सर। तो साल जब 1 अप्रैल से, जब यहां देखो, 1 अप्रैल से 1 अप्रैल को क्या होगा? जो 31 मार्च का जो स्टॉक बचा होगा वो इस साल का ओपनिंग बन जाएगा। ठीक है, और जिस साल तुम बिजनेस कर रहे हो 31 मार्च तक कुछ ना कुछ तुम्हारा स्टॉक बच जाएगा। तो इसी दोनों का डिफरेंस निकाल कर क्या कहते हैं? उसको डेल्टा स्टॉक। और सेल्स में उसकी वैल्यू को जोड़ देते हो तो तुम्हारा क्या निकल जाता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है, जैसे से मैं फॉर्मूला लिखा रहा हूं, चुपचाप लिखो, ज्यादा किसी को कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है। चलिए, एक स्क्रीनशॉट शेयर कर, एक मतलब एक बुक का नोट शेयर कर रहा हूं, सारे बच्चे उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। जिनके पास बुक है, आप लोग बुक में पेज निकाल लो, ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन वाला, आप लोग बुक खोल के बैठो। ये मिल गया चैप्टर 4, इसमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन होगा, और यहाँ पे एक डायग्राम होगा। देखो यहाँ पे सारे बच्चे ध्यान से देखना, ये ग्राफ है, यहाँ पे देखो कितना बोल रहा है वैल्यू। एक फार्मर है, उसका उसके पास आउटपुट कितना आया? 600। इसमें से कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट इंटरमीडिएट कंजम्पशन की वैल्यू इसने दे दिया है 200। तो टोटल वैल्यू कितना ऐड हुआ? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन कर देंगे। क्या करेंगे? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो कितना आ गया? ये 400 आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर देखो, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, 800 माइनस 600, तो वैल्यू ऐड कितना किया? टोटल 200। तो इसी तरीके से एक इकोनॉमी है, मान के चलो उसके यहाँ सिर्फ 4 कंपनियां ही हैं। ठीक है, तो उसके यहाँ टोटल जीडीपी कितना हो जाएगा? ये 1000 जो देख रहे हो ना, दैट इज द वैल्यू ऑफ जीडीपी उस इकोनॉमी की। समझे कि नहीं समझे? तो या तो सिंपली ऐसे भी कर सकते हो, 3600 में से 2600 घटा दो तो 1000, दैट इज द वैल्यू ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। गॉट इट?
एवरीवन। तो आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन की वैल्यू को घटा देते हैं। अगर इंटरमीडिएट कंजम्पशन की वैल्यू नहीं दे रहा है तुमको, ठीक है, तब इसका मतलब जो आउटपुट होगा, मान के चलो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट मान के चलो 000 हो जाएगा, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट ही तो तुम्हारा वैल्यू एडेड बन जाएगा ना। 600 में से 0 घटाओगे 600 आएगा, 800 में से 0 घटाओगे 800 आएगा, 1000 में से 0 घटाओगे 1000 आएगा, 1200 में से 0 घटाओगे 1200 आएगा, तो जो 3600 का 3600 ही तुम्हारा जीडीपी बन जाएगा। ठीक है, बस इसमें निकालना ये होता है ना तुमको वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट याद कर लेना, सेल्स प्लस डेल्टा स्टॉक। डेल्टा स्टॉक का मतलब होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। सिंपली करोगे, जो भी वैल्यू आएगा उसको साथ एडजस्ट कर दोगे, तो यही है तुम्हारा। चलो चलिए लिखिए, इसके बाद अगला टॉपिक लिखते हैं। जिनके पास बुक नहीं है वो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में स्क्रीनशॉट ले लिए तुम लोग। जिनके पास ये बुक नहीं है वो ये इस पेज पे स्क्रीनशॉट लेकर लिख लेना, फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। सर पूनम गांधी के बुक में नहीं है ये वाला? तो हम लोग ले का? नहीं नहीं, तुम लोग ऐसे पीढ़ी लो, कोई दिक्कत नहीं है, बिहार बोर्ड के लिए तैयारी करना है ना। जब हम लोग के पास गांधी पूनम गांधी है। पूनम गांधी तो बीएसटी का है ना, टीआरजेएन की किताब है ये, टीआरजेएन विकी हो रही है ये। आप लोग चुपचाप से जो मैं बोल रहा हूँ ना, बस स्क्रीनशॉट ले लो, इतना ही कर लो, बहुत है। ठीक है, चलो शेयर माय स्क्रीन। सर इसका डायग्राम बना रहे हैं क्या? डायग्राम नहीं, वो तुम्हारे पास बुक है तो तुम समझ जाओगे। तुम लोग को तभी 70-80 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, तो तुम लोग का रिवीजन तो ऐसे ही हो जाएगा। मतलब माइक ऑन करवा करवा के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, पूछूंगा बताओ कैसे सॉल्व करना है, ऐसे करूंगा। चलिए, इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये लिख लो। एक मिनट रुको। लिखो, वैल्यू एडेड मेथड गिव्स अस जीडीपी एट एमपी। ठीक है, इससे वैल्यू किस पर आती है? एमपी पर आती है। वैल्यू एडेड मेथड गिव्स अस जीडीपी एट एमपी। देखो, वैल्यू एडेड मेथड से क्या आया? जीडीपी एट एमपी आया। ठीक है, अब एक और नोट लिखो, इंपॉर्टेंट नोट। नेशनल इनकम मींस एनएनपी एट एमपी। अब याद आया जीडीपी एट एमपी और एनपी एट एमपी वाला क्वेश्चन जो मैंने पीछे सॉल्व करवाया था, वो क्यों सॉल्व करवाया था? अब हमको इसका आंसर रितेश जी देंगे। रितेश जी, आपको जीडीपी एट एमपी दिया हुआ है और आपको निकालना है एनएनपी एट एमपी। ठीक है, तो ये बताओ जीडीपी में हम क्या चीज को जोड़ेंगे प्लस माइनस, क्या चीज को जोड़े घटाएंगे जिससे हमारा एनएनपी आ जाएगा? बताओ। तो पहले तो डिफरेंस जी और एन का है, तो ग्रॉस और नेट में, तो ग्रॉस में क्या चीज एडजस्ट करेंगे जो नेट की वैल्यू आ जाएगी? बताइए रितेश, ग्रॉस से नेट पे कैसे जाते हैं? सर फैक्टर इनकम। नहीं, उसमें से पहले डिप्रिसिएशन माइनस होगा। ग्रॉस में से डिप्रिसिएशन घटाते हो तो क्या आता है? नेट आता है। चलो सिद्धांत, अब डोमेस्टिक इनकम है और नेशनल का सिद्धांत, नहीं तुम ही बताओ, रितेश तुम ही बताओ। डोमेस्टिक इनकम है, अब नेशनल इनकम पे जाना है, तो क्या चीज को एडजस्ट करेंगे? अब क्या चीज प्लस माइनस होगा? डोमेस्टिक इनकम में किसका इनकम इंक्लूड होता है और किसका इंक्लूड नहीं होता है? जो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड है, वो डोमेस्टिक में ऐड नहीं होता है ना। तो अब इसमें हम क्या ऐड कर देंगे? प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड का मतलब क्या होता है?
इनकम ऑफ नॉन रेसिडेंट माइनस इनकम ऑफ रेसिडेंट लिविंग अब्रोड, यही था ना सिद्धांत, यही फॉर्मूला था यस ना, सर। इनकम ऑफ रेसिडेंट नहीं लिविंग सर, अब्रोड इनकम ऑफ नॉन रेसिडेंट माइनस माइनस इनकम ऑफ नॉन रेसिडेंट, यही था ना, लिविंग इन डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है, देखो डोमेस्टिक इनकम में क्या था, जो मेरे इंडिया में जो मेरे नॉन रेसिडेंट हैं उनका पैसा डोमेस्टिक इनकम में ऐड हो गया है, लेकिन जब तुम नेशनल इनकम निकालते हो तो जो नॉन रेसिडेंट है उनके पैसे को माइनस करना है, इसीलिए यहाँ पे माइनस का सिंबल आया है। और नेशनल इनकम में जो भारत का नागरिक भारत के बाहर रह रहा था उसका पैसा तो डोमेस्टिक में ऐड नहीं हुआ है, तो उसको हम ऐड कर देंगे। जैसे आप लोग जानते हैं किसी नंबर के आगे अगर कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन माना जाता है। ठीक है, इसीलिए इनकम ऑफ रेसिडेंट क्या करेंगे, इसमें हम जोड़ देंगे जो बाहर रह रहे थे और जो नॉन रेसिडेंट का पैसा था घटा देंगे, तो तुम्हारा क्या निकल का जाएगा, एनएनपी। एमपी और एफसी में डिफरेंस किसका होता है, एमपी और एफसी में नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। चलो अब सारा क्वेश्चन जिज्ञासा से पूछेंगे, इसके बाद हम जिज्ञासा सोच रही है सर खाली लड़कों लोग से पूछते हैं, लड़कियों का तो कोई करते नहीं, कोई बात नहीं जिज्ञासा, सारा क्वेश्चन अब पिछले 3 चैप्टर का तुम इससे पूछेंगे। चलो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम लोग को ध्यान रखना चाहिए, मैं 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाऊंगा, बहुत सारे पॉइंट है उतना का काम नहीं है। देखो प्रिकॉशंस रिगार्डिंग ये फॉर्मूला हार्ड लग रहा है ठीक लग रहा है, मतलब ये बात बताओ अभी तक जो 4 चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं क्या लगा है, इसका डिफिकल्टी लेवल कैसा लगा है मैक्रो इकोनॉमिक्स का अभी तक जो पढ़ रहे हो, थोड़ा है मतलब सब्जेक्ट पे दम है कि नहीं है? सर हमसे बेहतर कोई जानेगा, हम दोनों पढ़ रहे हैं। फोन किए तो जल्दी। चलिए कोई बात नहीं, ध्यान करना मेहनत करना है बस हो जाएगा। देखो नेशनल इनकम निकालने टाइम में कुछ बातों का ध्यान देना पड़ता है। पहला क्या, पहला लिखो वैल्यू ऑफ सेल परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड। सेकेंड हैंड गुड्स के सामान को ऐड नहीं किया था, क्यों, क्योंकि जब वो पहली बार बना था तो वो नेशनल इनकम में ऐड हो चुका हुआ है। अब उसको तुम कितने बार बेच रहे हो, उससे नया सामान का तो तुम खुद तो नहीं बना रहे हो ना, नए गुड्स तो नहीं बन रहे, तो एक ही पुराने हैंड सेकेंड हैंड चीजों को ऐड इसलिए नहीं किया जाता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखो। लेकिन सेकेंड हैंड को सामान को बेचने के लिए तुमने एक दुकान खोला है, जैसे क्या कहते हैं उसको, ओएलएक्स से, ठीक है, वहां पे सेकेंड हैंड को सामान वो बेचने का तुमको एक सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तुम कोई सेकेंड हैंड सामान बेचते हो और तुम्हारा धंधा ही है सेकेंड हैंड सामान बेचने का, और तुमको उस बेचने पे तुम क्या करते हो, तुमको कोई कमीशन मिलता है, तो वो कमीशन जैसे इनकम में ऐड किया जाएगा। देखिए कमीशन अर्नड ऑन सेल परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज इंक्लूडेड इन प्रिकॉशन रिगार्डिंग नेशनल इनकम, प्रिकॉशन रिगार्डिंग वैल्यू एडेड मेथड था ये, सॉरी। Commission earned on sale purchase second hand goods is included in estimation of national income। ठीक है, देखिए सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन, खुद को कुछ कंज्यूम करने के लिए, जैसे घर में आपकी मम्मी काम करती है, खाना बनाती है, प्रोडक्शन कर रही है, लेकिन उसको वैल्यू को ऐड नहीं किया जाता है। ठीक है, सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन इज नॉट इंक्लूडेड while estimation of नेशनल इनकम। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे लेकिन सारा जरूरी नहीं है, बस यही मेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लो हेडिंग डालो, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग।
मैं सोच रहा हूँ वॉइस कमांड यूज करूँ टाइप करने के लिए, बोर हो जाऊंगा लिखते लिखते। पता है वर्ड में ना वॉइस कमांड भी है, मैं वॉइस पे बोलूंगा और मेरा टाइप होता जाएगा, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। ये दिखाता हूँ, रुको। हम्म, एक मिनट रुको। एक मिनट रुको। कहाँ गया? अब ये भी गायब हो गया। दिख नहीं रहा कहाँ गया, मैं तुम्हें वॉइस। खैर लिखो, लिखिए प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग ऑकर्स। लिखिए प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग ऑकर्स। लिखिए प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग occurs when value of certain goods, ये लिख लो, ये क्वेश्चन आ सकता है बिहार बोर्ड में, ठीक है। वैल्यू ऑफ सर्टेन गुड्स is counted more than once। सुन लो यहाँ से, ठीक है। एक मिनट। मोर देन वंस while estimating the नेशनल इनकम। नेशनल इनकम कैलकुलेट टाइम, जब कोई भी ऐसा गुड्स होता है जिनकी वैल्यू को हम एक बार से ज्यादा ऐड कर लेते हैं, तो वही कहलाता है तुम्हारा प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। देखिए देखिए दिस हैपेंस व्हेन when we fail to distinguish between final goods and intermediate goods। ठीक है। goods produced by a seller will be
regarded as final goods by a producer, goods produced by a producer will be regarded as final goods by him or her, but it may be used as intermediate goods by other producer for producing goods and services. And in such situation, the value of intermediate goods needs to be excluded. ठीक है, तो यही है तुम्हारा डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम. लिखो, देयर आर ऊपर वाले पेज दिखाइए. एक मिनट रुको. ठीक है, देयर आर टू मेथड्स टू अवॉइड इट. तो अवॉइड करने के दो मेथड होते हैं. पहला लिखो, फाइनल आउटपुट मेथड. देखो, इन दिस मेथड, काम करो, आज यहीं तक रहने देते हैं, छोड़ो. फाइनल आउटपुट मेथड और बी लिखो, वैल्यू एडेड. आज यहीं तक रहने देते हैं. आप लोग एक बार सारे टॉपिक चैप्टर 1 2 3, ठीक है, ये एक बार पढ़ लो अच्छे से. कल से न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है, इसलिए ज्यादा नहीं बताऊंगा, बाउंस कर जाएगा. और याद रखना, वैल्यू एड मेथड सबसे इजी मेथड है. इतना इजी है कि इसे क्वेश्चन ही नहीं आता एग्जाम में. अगर ये हार्ड लग रहा है तो याद रखना, इसे क्वेश्चन शायद ही आता है एग्जाम में. बाकी के दो मेथड हैं, अच्छे अच्छे मेथड हैं जिनसे क्वेश्चन आज ज्यादातर आते हैं. तो क्लास लीव कर देंगे. हाँ, क्या बोले? क्लास लीव कर देंगे. नहीं नहीं, लीव कहाँ की है, बैठे हुए हैं. तो आप लोग आज इसको कंप्लीट करोगे, इसको नहीं, आई मीन चैप्टर 1 2 3 एक बार पढ़ लेना, क्योंकि आगे में टॉपिक्स आने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स आएगा जिसमें ये सब चीजें रहेंगी. ठीक है, ताकि आगे कोई कंफ्यूजन नहीं हो. सारे लोग पढ़ कर आएंगे चैप्टर 1 2 3. कन्वर्सन, स्पेशली जो कन्वर्सन वाला टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था कि नेट फैक्ट इनकम फ्रॉम अब्रोड, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, अगर एमपी से एफसी पे जाएंगे, एफसी से इनकम पे जाएंगे, नेशनल से डोमेस्टिक, डोमेस्टिक से नेशनल पे, मैंने आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करवाया था. वो सारे टॉपिक से रिवाइज कर लेना. कल से न्यूमेरिकल भी पढ़ेंगे और थ्योरी दोनों साथ साथ में चालू होगा. ठीक है, तो चलो फिर कल मिलते हैं. ठीक है, बाय बाय एवरीवन. और जिनको फीस देना है वो मैसेज कर दो, मैं अपना यूपीआई नंबर दे दूंगा, आप उसी पे पेमेंट मेरे को जमा कर सकते हो. ठीक है स्टूडेंट, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन.